हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको भी भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने शेयर की थी। मेरे दादाजी ने कहा था कि उन्होंने अपने दोस्त की फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की थी। वो लोग मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। जो हाईवे वो लोगों ने पकड़ा था, वो हाईवे बहुत बड़ा था और जंगल जैसे एरिया से वो गुजरता था। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। वो लोग अपना सफ़र तय कर रहे थे कि अचानक ही उन्होंने साइड में ही एक औरत को बैठे हुए देखा। जब उन्होंने उस औरत को देखा तो वो औरत उनकी तरफ देख के एक अलग ही हंसी हंस रही थी। वो हंसी देख के मेरे दादाजी और उनके दोस्त की फैमिली डर गई थी, पर उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई पागल औरत होगी, अच्छा होगा कि इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे और आगे बढ़े। फिर वो लोग आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 15 किलोमीटर आगे गए होंगे कि उन्होंने उसी औरत को अब रोड के बीचों बीच खड़े होते हुए देखा। अब उस ड्राइवर को समझ आ चुका था कि चक्कर क्या है, इसलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी को उसके ऊपर से चढ़ा दिया। पर वो गाड़ी उस औरत के आर पार हो गई थी। तकरीबन और 10 किलोमीटर आगे जाने पर उन लोगों को वही औरत अब फिर से दिखी। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो औरत जैसे गायब हो गई। थोड़ा आगे जाते ही पता नहीं उनकी गाड़ी कैसे बंद हो गई। वो लोग तो बाहर भी नहीं निकलना चाहते थे, पर क्या कर सकते थे। उन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी ठीक की और फिर वहाँ से निकल गए। भगवान की कृपा थी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, वरना शायद आज वो जिंदा नहीं होते। मेरा नाम राजन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 6 जुलाई 2019 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरी छुट्टियाँ चल रही थी। मेरे बस 2 या 3 काम थे। सुबह उठो, खाना खाओ, टीवी देखो और खाना खाओ, फिर सो जाओ। बस मेरी ज़िंदगी में पिछले 2-3 महीनों से यही चल रहा था। मुझे मज़ा भी आ रहा था, पर कभी कभी मुझे ऐसे सपने आते थे जो कि बहुत डरावने थे। सपना एक ही तरीके का आता था, जिसमें ऐसा था कि मैं कार में बैठा हूँ और मेरी कार अचानक से किसी सुनसान जंगल में आ गई हो और फिर बंद पड़ गई हो, और अचानक से मेरी कार के शीशे पे दो दो हाथ शीशे को खटखटाते हुए मुझे दिखाई दे और मैं नींद से उठ जाऊँ। मैं इसी सपने से रोज़ उठ जाता था। तो हुआ यूँ कि मेरे ही एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा कि हमें दूसरे दोस्त के रिसेप्शन में जाना है। तो उसने कहा कि वो मुझे आके पिकअप कर लेगा। मेरी एक आदत थी, मैं जब भी सुबह उठता था तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर लेके आधा घंटा बैठता था और अपना राशि भविष्य देखता था। मेरे राशि भविष्य में उस दिन लिखा था कि मुझे तेल की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं नहाया और फिर अपना वही रूटीन शुरू कर दिया, और शाम होते ही मेरा दोस्त मुझे पिकअप करने के लिए आ गया। जैसे ही मैं कार में बैठा, मुझे याद आया कि मेरे राशि भविष्य में तेल के बारे में लिखा था। शायद वो पेट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि जो गाड़ी में मेरा दोस्त आया था वो पेट्रोल की गाड़ी थी। पर मैं ये चीज़ मेरे दोस्तों को नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो लोग मुझे पट्टू समझते। इसलिए ज़्यादा बोले बिना मैं रिसेप्शन में गया, और रास्ते में आते हुए मेरे दोस्त को उसके पापा का फ़ोन आया कि कुछ भी करके अभी इमरजेंसी में वो उनको लेने आए। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार देख, वैसे भी तेरा घर अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तूने अभी देखा ना, मेरे पापा ने फ़ोन किया है, मुझे जाना होगा, प्लीज़ यार मेरी बात को समझ। मैं क्या करता,
इसलिए मैं गाड़ी उतर गया। अब मैं इस इलाके में एकदम अकेला था क्योंकि वो इलाका एकदम सुनसान था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे घर के बीच में एक हॉस्पिटल पड़ता है जो कि पिछले 5 सालों से बंद है। मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि इसमें कैसे लोग मरीजों को मार दिया करते थे और फिर मरीजों की आत्मा यहाँ वहाँ घूमा करती थी। मुझे सच बोलूँ तो बहुत डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं थोड़े कदम आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि आज तो मैं मर गया। मैं अब भागने लगा था। वो पायल की आवाज़ अब ज़्यादा पास से सुनाई दे रही थी। मैं सच बोलूँ तो पीछे मुड़ने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। मैं फिर जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने खिड़की से जब बाहर देखा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। 2-3 सेकंड में वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे डरावना दिन था, मैं जिसे कभी नहीं भूल सकता। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरी नई नई जॉब लगी थी। अगर आप इंदौर में रहते हो तो आपको परदेसीपुरा नाम की जगह के बारे में पता होगा। एक छोटा सा कमरा रेंट पे लिया था। बात करें मेरी रूम की तो मेरी रूम 2nd फ्लोर पे थी और वो बहुत छोटी थी। वैसे भी मुझे बड़ी रूम की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। मैं शनिवार को इस रूम में शिफ्ट हुआ था। पहले 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। उसी घर के पास में एक छोटी सी होटल है जहाँ पे मैं खाना खाने को जाता था। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मेरे मम्मी पापा हमेशा ही उस होटल में कॉल किया करते थे ताकि वो जान पाए कि मैं कैसा हूँ। उस रात भी खाना खाने के बाद मैं अपने घर चले गया। दूसरे दिन ऑफिस जाने के बाद जब मैं शाम में घर लौटा तो उस घर में मेरे रूम में से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि कुछ चीज़ें जलाई गई हो। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि मेरे मंदिर के पास किसी ने एक छोटे से न्यूज़पेपर को जलाया है। मैं और मेरी फैमिली भगवान में बहुत ही मानते थे, इसलिए मैं हमेशा ही मेरे पास दुर्गा माता की एक छोटी सी मूर्ति रखता था। मेरा रूटीन ये था कि हर सुबह उठ के मैं पूजा करता था, अगरबत्तियाँ जलाता था। मुझे ये करके अच्छा लगता था। तो उस शाम को मैंने अच्छे से देखा तो किसी ने अगरबत्तियाँ भी पूरी जलाई है और वहाँ के पास का न्यूज़पेपर भी जला दिया है। पर शॉकिंग तो ये था कि मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था। मूर्ति जैसी की वैसी पड़ी हुई थी। फिर उस रात को मैं वही होटल में गया और खाना खाने लगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई और उस होटल का जो भी मालिक था वो भी मेरी सारी बातें सुन रहा था। मम्मी ने कहा कि टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें होती रहती है। फ़ोन रखने के बाद उस होटल के मालिक ने जो मुझसे कहा वो सुन के मैं जैसे पागल हो गया। उसने कहा कि इस घर मालिक के 2 बेटे थे, उसमें से बड़े बेटे की शादी हो गई थी। तो हुआ यूँ कि उनके बड़े बेटे की पत्नी एक बार मायके गई थी। बहुत दिनों के बाद जब वो लौटी तो बड़े बेटे और उसकी पत्नी के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में आके उसके पति ने उस औरत को मार डाला। ना पकड़े जाए इस डर से उन्होंने इन सारी चीज़ों को ऐसे सेट किया जैसे कि वो एक सुसाइड हो। उन्होंने उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। पर कहते हैं ना कि जुर्म ज़्यादा छुपता नहीं, इसलिए जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि वो एक मर्डर था और कोर्ट ने बड़े बेटे को गुनहगार मानते हुए उसे जेल में डाल दिया। और बहुत टाइम के बाद ये लोग पैरोल पे छूटे हैं। वो सुनते ही मैं अब बहुत डर चुका था, पर क्या करता। मैंने सोच लिया था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रूम को खाली कर दूंगा। मैं अपने रूम गया
और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 1 बज चुके थे। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैंने जब लाइट चालू की तो मैंने देखा कि मैं जो बैग अपने ऑफिस लेके जाता हूँ वो बैग नीचे गिर चुका है। मुझे लगा कि शायद बिल्ली होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि चक्कर क्या है। मैं फिर से सोने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मेरे आसपास हो, इसलिए मैं ऊपर चला गया। ऊपर वातावरण बहुत अच्छा था। आधा घंटा वहाँ रहने के बाद मैं फिर से नीचे अपने रूम में गया, पर मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने देखा कि साइड में मेरा बैग हवा में तैर रहा है और मेरे देखते ही वो अचानक से नीचे गिर गया। अब मैं बहुत डर चुका था। मैं समझ चुका था कि एक ऐसी शक्ति है जो कि मुझे वहाँ रहने से रोक रही है। मुझे अचानक से उस औरत का ख्याल आया, इसलिए मैं डर के मारे उसी होटल के मालिक के घर चला गया और पूरी रात वहीं पड़ा रहा। और दूसरे दिन आके सारा सामान लेके अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गया और थोड़े दिनों के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। ये अनुभव भले ही आपको डरावना ना लगे, पर यह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, जिसे कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरा नाम सौरव दत्ता है। यह घटना मेरे पूरे परिवार के साथ असम में घटी थी। ये घटना 2019 की है। मेरे पापा की पोस्टिंग गुवाहाटी में लगी हुई थी। मैंने और मेरे मम्मी ने सोचा कि क्यों ना ठंडियों की सीज़न में जब मेरी छुट्टी पड़े पापा को मिलने जाए। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और ठंडियों की छुट्टी भी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं और मेरे मम्मी पापा को मिलने के लिए गुवाहाटी चले गए। पापा के रहने के लिए अलग से वहाँ घर था। हम लोग वहाँ 2 दिन रहे। मम्मी ने कहा कि उन्हें सुवालकुची नाम की जगह पे जाना है, जहाँ पे साड़ियाँ अच्छी मिलती है। हम लोग उसी शाम को उस जगह पे जाने के लिए निकल गए। हम लोग वहाँ शॉपिंग कर रहे थे। उस दुकानदार ने पापा को देखते ही नाश्ता और चाय मंगवा ली। हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय पी और फिर शॉपिंग करने के बाद जाने के लिए निकल गए। जब हम लोगों ने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे। हम लोगों ने जैसे निकलने का नाम लिया, वैसे ही उसी दुकानदार ने हम लोगों से कहा कि एक काम करिए साहब, आप यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाना। आपको तो पता ही है ना, 11 बजे के बाद यहाँ से कोई भी नहीं जाता और भूतिया घटनाएं घटती रहती है। हम लोग 2 पल के लिए डर चुके थे, पर सोचा कि ये सारी चीज़ें भरोसा करने लायक नहीं और भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते। उससे बातें करते करते अब 10:30 बज चुके थे। फिर हम लोग अपने ड्राइवर के पास चले गए। ड्राइवर ने कहा कि साहब, जितना जल्दी हो सके हम लोग उतना जल्दी चले जाते हैं। 11 बजे के बाद यहाँ एक औरत बाहर निकलती है। जो भी गाड़ी रोकता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चलिए जल्दी साहब। वो सुनते ही मैं बहुत डर चुका था। मेरे शरीर से एक सिहरन सी दौड़ चुकी थी। हम लोग कार में बैठ गए और वापस जाने के लिए निकल गए। हम लोग जैसे ही रोड पे आए, हम लोगों ने देखा कि एक भी गाड़ियाँ नहीं थी। पर यह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी और ट्रैफिक भी बहुत था। और थोड़े घंटों में इतना सुनसान रास्ता देख के हम लोग थोड़ा घबरा चुके थे। हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे कि अचानक ही हमारी गाड़ी बंद हो गई। हमारी गाड़ी वैसे तो नहीं थी, पर बंद कैसे हो गई समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर 5-6 बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की, पर फिर भी गाड़ी चालू हो नहीं रही थी। फिर 7वीं या 8वीं बार गाड़ी चालू करने पे गाड़ी चालू हो गई। हम लोगों ने चैन की सांस ली। हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि मुझे एक औरत जो कि ऊपर से नीचे तक सफ़ेद साड़ी में थी वो दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखों का हिस्सा एकदम से
लाल था। थोड़ी देर के लिए मैं जम चुका था, पर शॉकिंग चीज़ ये थी कि वो औरत मेरे मम्मी पापा को नहीं दिख रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी उस औरत के पास गई, मेरे पापा को वो औरत अपने तरफ दिख रही थी और मेरी मम्मी को वो औरत अपने तरफ, और ड्राइवर अंकल को वो औरत अपने तरफ दिख रही थी। हम लोगों को अलग अलग दिशाओं में वो औरत दिख रही थी। थोड़ी देर के लिए हम लोग बहुत डर चुके थे। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, वो औरत जैसे एकदम से गायब हो गई। हम लोग फिर आराम से अपने घर पहुंच गए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, जिसे कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भूलना चाहूँगा। वैसे तो मेरे साथ बहुत सी घटनाएं घट चुकी है, पर मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताना चाहूँगा जो कि सुन के आप बहुत डर जाओगे। तो मेरा पहला किस्सा ये है कि मुझ पे किसी ने काला जादू किया था। वो काला जादू इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले कुछ दिन तो मेरे साथ उतना भयानक कुछ भी नहीं घटा। बस इतना होता था कि 12 और 4 बजे के बीच में मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हवा में तैर रहा हूँ, पर मैं जब आंखें खोलता था तो सब कुछ नॉर्मल होता था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात भी बता दूँ कि मैं भगवान में बहुत मानता था, और इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मैंने ऐसे मंत्र पढ़े थे जो कि शायद आम आदमी को पता भी नहीं होंगे। आखिरकार वो रात आ गई, और उस रात को वो औरत भी आ गई। तो हुआ यूँ कि रात के तकरीबन 4 बजे थे। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार बाथरूम चेक करके आऊँ और देखूँ कि क्या है वहाँ पे। मैं जब बाथरूम में गया और दरवाज़ा खोला तो मैं शॉक्ड हो चुका था। मैंने देखा कि एक औरत जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है वो बाथरूम के अंदर खड़ी हुई है, और उसके हाथ में एक हंडी थी। हंडी मतलब कि एक मटका था जो कि मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हाथ में पकड़े हुए मेरी ही तरफ देख रही थी। उसके लंबे लंबे दांत थे, उसकी आंखें डरावनी थी। मैं समझ गया था कि यह वही औरत है। मुझे खुद पे विश्वास था। मैंने कहा कि अगर तुझ में दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा, क्योंकि सालों से मैं इस चीज़ की तपस्या कर रहा था। सालों से मैं भगवान की तपस्या कर रहा था, और इतने सालों में मैंने इन सारी चीज़ों को निपटना सीख लिया था। वो औरत वो सुन के मेरे आगे बढ़ी। मैं थोड़ा पीछे हटा। वो औरत एकदम से मेरे गले के पास आके मुझे मारने के लिए झपट्टा मारी। वो मेरा गला दबा रही थी। मैंने कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़े, वो औरत कमज़ोर होते जा रही थी, और अचानक से वो मेरे दरवाजे से बाहर फेंकवा दी गई। पर शायद उस औरत को ज़्यादा ही भोग चढ़ाया गया था, इसलिए वो फिर से वापस आ गई। पर इस बार मैं भी तैयार था। मैंने हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ा। वो मंत्र पढ़ते ही वो औरत की हाइट, जो कि 6 फुट के ऊपर थी, अब वो छोटी होते जा रही थी, और उसकी एक छोटी सी हड्डी मुझे दिख रही थी, जिसको मैंने अपने हाथों की मदद से तोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ मेरे पीछे फिर से पड़े। मैंने फिर उस चीज़ को बाहर फेंका और जला दिया। पर उस औरत की हड्डी टूटते हुए उस औरत ने मुझे एक छोटा सा संदेश दिया कि वो कहाँ से आई है और उस औरत को किसने भेजा है। मुझे पता चला कि उस औरत को पंजाब से भेजा गया है मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने पंजाब में एक फैमिली की मदद की थी, और उस फैमिली को मारने के लिए जिसने भी काला जादू किया था उसने ही मुझे मारने के लिए इस औरत को भेजा था। ये दूसरी घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं एक लड़की की मदद ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कर रहा था। उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है
वो ऐसी भी चीज़ें देखती है जो कि आम इंसान देख भी नहीं सकता। पर थोड़ी ही देर में उस औरत ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया और मुझे धमकियाँ देने लगी कि मैं उसकी मदद ना करूँ और दूर चला जाऊँ। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है, इसलिए मैंने उससे चैटिंग कंटिन्यू करी। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आया कि वो सो गई है, उसे डिस्टर्ब मत करो। वो मैसेज पढ़ते ही मैं थोड़ा डर गया था, पर फिर भी मैंने उसे मैसेज करना रोका नहीं। मैसेज करते करते वो लड़की जैसे नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कहना चालू कर दिया कि जब उसकी उम्र 3 साल की थी तो उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तब से वो दुखी रहती है। और एक बात की बात है, जब उसकी उम्र 13 साल की थी तो वो और उसकी मम्मी और उसके 2 रिलेटिव्स अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर के बीच में एक शमशान घाट पड़ता है जहाँ की एक औरत अपने बेटे की बॉडी पे सर रख के रो रही थी। वो देखते ही वो लड़की जम गई और उसके रिलेटिव्स को उसे उठा के घर ले जाना पड़ा। उसकी तबीयत उसके बाद से ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर्स की मेहनत के बाद भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई। तब से वो आत्माओं को देखा करती है। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में सुख कब आएगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर शायद और वक्त लग जाएगा उसको ठीक होने में। मेरा नाम अंकिता है और ये घटना मेरे ही एक सर के साथ घटी थी। उस टाइम पे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरे हिंदी सर 2 हफ्तों के बाद स्कूल आए थे, क्योंकि वो 2 हफ्ते अपने घर उत्तर प्रदेश गए थे। पर ऐसा था कि वो हमें कुछ पढ़ाने के मूड में नहीं थे। हम लोगों ने जब उनको देखा तो वो थोड़ा टेंशन में लग रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि सर आपकी ट्रिप कैसी थी और आपने एंजॉय किया या नहीं, पर सर ने कुछ अच्छे से जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि सच बोलूँ तो मैंने ये ट्रिप अच्छे से एंजॉय नहीं की। तो हुआ यूँ कि मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मिलके मेरे गांव गए थे। स्टेशन उतरने के बाद हम लोगों ने जब आसपास देखा तो हमें कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। वैसे भी स्टेशन से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था और किसी गाड़ी का इंतज़ार करते तो सुबह ही हो जाती। वो लोग आधी रात में पहुँचे थे। वो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, चल के ही जाते हैं। मेरे सर के फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और उनके दोस्त के फ़ोन में टॉर्च लाइट नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके घर पहुंच ही जाएंगे। वो लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग काफ़ी दूर तक आ चुके थे। अब उनका घर 1 या 1.5 किलोमीटर ही दूर था। वो लोगों को गोभी का खेत पार करना था। वो जैसे ही गोभी के खेत के पास से गए, मेरे सर को थोड़े ही आगे एक काला साया जो कि उनसे बहुत लंबा था, उनके पास चलते हुए दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद उनका यह भ्रम है और ये भी चाहते थे कि उनका दोस्त ये सब जान के डर ना जाए, इसलिए वो चुपचाप चलते ही जा रहे थे। एक पल तो ऐसा है कि वो साया अब उनके सामने से ही गुजरने लगा। उन्होंने जब उस साये को ठीक से देखा तो उन्हें पता चला कि वो साया हवा में तैर रहा है और उस साये के पैर नहीं है। वो मन ही मन डर चुके थे, पर वो नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त भी डर जाए। वो लोग जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे। अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पापा खटिया लगाए हुए बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने फिर नहा लिया, खाना खाया और सोते वक्त अपनी मम्मी के पास गए और ये सारी चीज़ें बता दी। उनके मम्मी ने उनकी नज़र उतारी तो उनके दोस्त ने भी कहा कि उनको भी सर के पीछे एक साया दिख रहा था जो कि बिल्कुल काला था और वो भी उड़ रहा था। ये जान के तो मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि एक साया 2 जगह पे कैसे हो सकता है। फिर मम्मी ने उनकी भी नज़र उतारी। भले ही वो चीज़
हमारे साथ पहले ही दिन हुई थी, पर उसका असर हमारे पे तकरीबन एक हफ्ते तक था। हम लोग क्या करते, पर आखिरकार हम लोग ठीक हो चुके थे। पर वो ट्रिप मेरे लिए बहुत भयानक थी। जब हम लोगों को सर ये स्टोरी कह रहे थे तो हम लोग बहुत डर चुके थे। हम लोग सर को ही देख रहे थे। हमें लगा कि सर शायद हमको दिल से ये स्टोरी सुना रहे हैं। वो डरे हुए लग रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल नवंबर में घटी थी। मेरे साथ और एक घटना बहुत पहले घटी थी जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की थी। खैर, बात करें इस घटना की तो मुझे गुजरात में कुछ माल लोड करने जाना था। इस बार मेरे साथ मेरा नया असिस्टेंट खुशवंत था, क्योंकि मेरे पुराने असिस्टेंट के साथ क्या हुआ है आपको पता है। हम दोनों फिर गुजरात के पाटन माल लोड करने के लिए चले गए। माल लोड करने के बाद हम लोग पंजाब की ओर वापस निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ढाबा मिला। हम लोगों को वैसे बहुत भूख लगी थी, तो मेरे असिस्टेंट खुशवंत ने कहा कि पाजी चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने भी फिर खुशवंत से कहा कि हाँ भाई, मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लेते हैं। हम लोग फिर ढाबे में खाना खा के वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था। आपको भी पता है लॉकडाउन का समय था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। मैं फिर 4 घंटे ड्राइव करते करते थक चुका था। वैसे मुझे नींद तो आ रही थी, पर मैंने सोचा कि अभी सो जाऊँ उससे अच्छा है कि और 1 घंटा ड्राइव कर लेता हूँ। आगे जाके वैसे भी एक ढाबा आने वाला है, वह गाड़ी साइड में रोक दूंगा और फिर सो जाऊंगा। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। हम लोग अब जंगल जैसे इलाके में आ चुके थे। वहाँ कोई भी गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ, वो भी कार्स दिख रही थी। थोड़े ही आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत ने ट्रक रोकने का इशारा किया था। सच बोलूँ तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जो घटना मेरे साथ घटी थी उस घटना से मैं थोड़ा सहम गया था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने गाँव वालों जैसी साड़ी पहन रखी थी। मैंने फिर वहाँ अपनी ट्रक रोक दी। उस औरत ने कहा कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दें, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। अब उसके बच्चे का नाम सुनते ही मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वाहेगुरु अपने साथ है, जो भी होगा देखा जाएगा। खुशवंत ने भी कहा कि पाजी कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस औरत को हम बिठा लेते हैं। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने उस औरत को बीच में बिठा लिया था। हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। उस औरत ने कहा कि थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा घर आता है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, तो अब हमें उस डॉक्टर के पास छोड़ देना। मुझे अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे कि मुझे कोई डर लगे। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाके हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस औरत ने कहा कि आप यहीं रोक दीजिए। फिर हमने हमारी ट्रक वहीं रोक दी। उस औरत ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने फिर सोचा कि वैसे भी आधी रात है, कहाँ इस औरत को अकेले छोड़ते जाएंगे। वो औरत फिर उस घर के अंदर चले गई। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। वो औरत उस घर के अंदर से वापस नहीं आई। वो देख के मैं थोड़ा डर चुका था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं उस डॉक्टर ने तो इस औरत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। फिर मैंने नीचे उतर के उस घर में जाने का सोचा। मैं फिर उस घर में चला गया। मैं उस घर में गया तो मुझे वो घर अच्छी हालत में नहीं दिखा। वो घर अब खंडर हो चुका था। सच बोलूँ तो मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागा भागा अपने ट्रक में चढ़ा और फिर अपनी ट्रक लेके आगे बढ़ने लगा। पर अचानक से वो औरत हमारी ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए हमारे पीछे उड़ते हुए आने लगी। मैं अब समझ चुका था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। इससे अच्छा मैं वाहिगुरु का नाम लूँ और आगे बढ़ने लगूँ। थोड़ा आगे जाके वो औरत अचानक से गायब हो गई।
मुझे लगा कि वो औरत ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, पर शायद मैं गलत था। वो औरत अचानक से हमारे ट्रक में बैठ गई, मतलब कि वो उड़ते हुए हमारे बीचों बीच आ चुकी थी। सच बोलूँ तो वो नज़ारा बहुत डरावना था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा। वो औरत के पैर उल्टे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं की। ज़ोर ज़ोर से वाहेगुरु का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने वाहेगुरु का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से चिल्लाई और एकदम से गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इस बार भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं नीचे गिर गया था, पर इस बार हम दोनों में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। ये तो वाहिगुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग बच गए थे। पिछली बार जैसा हमारे साथ नहीं हुआ था। हम लोग फिर वही पूरी रात पड़े रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोगों ने मदद बुलाई और फिर घर पहुंच गए। अगर आप जसपाल भाई की पहले वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से उनके पहले वाली स्टोरी सुन सकते हो।